बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि आई एम अ वेरी सिंपल पाकिस्तानी और बड़ा ही सादा सा मुसलमान आदमी हूँ। कारोबार के हवाले से मेरे करियर का आगाज़ लॉजिस्टिक के शोबे से हुआ। मैंने 1983 में ट्राफको के नाम से कंपनी अपनी शुरू की और इसमें अपने इब्तदाई दौर में सिंपली कस्टम क्लियरेंस का काम शुरू किया और ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करते हुए हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की तरफ चले गए। इस लॉजिस्टिक्स में नई नई टेक्निक्स जब आती रहीं, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाता रहा और वहाँ से सीखता रहा और उस अपने स्टडीज़ के दौरान मैंने वो नई टेक्निक्स जो हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट की और उस इम्प्लीमेंटेशंस का असल मकसद जो था उसके पीछे मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मैं अपने मुल्क की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के में क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। मेरे बिज़नेस के हवाले से उसमें सिर्फ मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि मेरा जो पोर्शन है वो लॉजिस्टिक का है और मैं इस तरीके से अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता हूँ कि उनका जो इंपोर्ट कार्गो है और उनका जो एक्सपोर्ट कार्गो है उसको इस स्मूथली हैंडलिंग किया जाए कि मेरे मैन्युफैक्चरर जो हैं इस मुल्क के, जिन्होंने यहाँ आके इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको इस तरीके से सर्विसेज दी जाएं कि किसी किस्म का उनका फॉरेन ऑर्डर्स में ब्रेकअप ना आए। और इस वक्त मुल्क के चंद एक अच्छी कंपनीज में ट्राफको लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का शुमार होता है। 2005 में आके हमने ट्रैकिंग के बिज़नेस में एंट्री ली। ये पाकिस्तान में तो 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कराची से कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये सबसे पहले SMS बेस्ड सर्विसेज थी, लेकिन हम पहले थे जिन्होंने इसको GPRS पे लेके आए। GPRS से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल जाती है। SMS बेस पे आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं मिलती। एग्जैक्ट जिस वक्त आपने ब्रेक मारी है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी रुक गई है और अगर आपने उसको चलाया है तो आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी चल रही है। ट्राफको ट्रैकिंग कंपनी पहली वाहिद कंपनी थी जो कि सेलुलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गई। हम पाकिस्तान में 10 शहरों से ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ पर इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, रिकवरी सर्विसेज भी दे रहे हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान जहाँ जहाँ पर सेलुलर नेटवर्क है वो वहाँ पर हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की। इस वक्त ट्राफको ट्रैकिंग जो है वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है कि जिसने अपना मेन सर्वर IBM E-Blade सर्वर लगाया है। हमारे टेक्निकल लोग जो हैं वो 3G पे काम कर रहे हैं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी जैसे ही पाकिस्तान में आती है और इसकी डेवलपमेंट होती है तो इससे हम किस तरीके से अपने वर्दी क्लाइंट्स को हम बेनिफिट दे सकते हैं। कारोबार जितना भी होता है वो डिपेंड करता है अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन पे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन का रेशो जो है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है और इसमें मैं ज़ाती तौर पे भी काम करता हूँ कि मैं टाइम टू टाइम वंस इन अ मंथ जो है चंद एक क्लाइंट्स को मैं ख़ुद कॉल करके उनसे फीडबैक लेता हूँ और सर्विसेज के बारे में पूछता हूँ और अगर कहीं हमें कोई खला नज़र आता है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए अपनी टीम को एडवाइस करता हूँ। और मैं ख़ास कर अपने उन क्लाइंट्स का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें फीडबैक्स दिए और मैं ये उन अपने तमाम क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्हें कहीं पर भी कहीं किसी किस्म की भी कोई खामी हमें नज़र आए तो बिला झिझक वो मुझे डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं और मेरे कॉल सेंटर में कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं और उस कंप्लेंट्स को मेरे सीनियर स्टाफ जो है वो डेली बेस पे उसको सुनता है
और फिर उसकी रेमेडी के लिए हमारे पूरे मैनेजमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। RGST कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से की जा रही है वो गलत है। देखिए, मुल्क चलते ही टैक्सेस पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बदनसीबी है वो ये है कि टैक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों से लिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी इतने हैवी टैक्सेस पे कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि ऑलरेडी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं सारे टैक्स दे रही हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबसे ज़्यादा रेशो उनके टैक्सेस की है। जो हमारे एक्सेस टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते हैं उसके रिफंड का अभी तक कोई तरीक़ाकार नहीं है। लोगों के बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के और शुगर इंडस्ट्रीज़ के और स्टील इंडस्ट्रीज़ के उनके जितने रिफंड्स हैं वो आज 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल हो गए हैं, किसी को रिफ़ंड नहीं मिल रहा। इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका एडवांस में टैक्स ले लिया जाता है और जब वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं उनका रिफ़ंड बनता है, उनको रिफ़ंड नहीं दिया जाता। अब आप मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्री और जो सैलरी पेशा लोग जो हैं ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को गर्दन को दबोचा जाए तो वो कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस RGST का जो स्ट्रक्चर है वही डेवलप नहीं हुआ है। जिन्होंने ये कलेक्ट करना है उन्हीं के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपने अगर कोई काम करना है और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप उसको कैसे सक्सेसफुली रन करेंगे। तो मैं चूँकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ और एक्सपोर्ट ट्रेड की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ। हमने गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बात करने की कोशिश की, वज़ीर ख़जाना साहब को रिक्वेस्ट की, वज़ीर तिजारत को रिक्वेस्ट की और बाकी मिनिस्ट्रीज़ को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी साहब के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आके चैम्बर्स में और फेडरेशन में इसके ऊपर कोई प्रॉपरली प्रेजेंटेशंस दें। हमने बड़ा क्लियरली उनसे कहा है कि जनाब हमें टैक्स देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन इस टैक्स के अंदर जितने कांटे जो आपने बोए हुए हैं हमसे मिलके आप उन कांटों को निकाल लीजिए, उन हर्डल्स को दूर कर लीजिए ताकि हर चीज़ स्मूथली चले। आप ये देखिए कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट पे टैक्स, आपके जो इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं उन पे कोई 1 रुपया टैक्स नहीं है। वो आके सिंपली इतना कहते हैं जी हम बयाना दे रहे हैं, हम फलाना दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो एक जो ज़िम्मेदार है, जो जागीरदार है, वो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये इतना बयाना वो पे कर रहा है। तो क्या इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ही रह गया कि जिसको आप तबाह करने में लगे हुए। आप ये देखिए कि एक इंडस्ट्री में जो हमारे मैं आपको इस तरह से मिसाल देके समझाऊंगा कि अगर एक टेक्सटाइल मिल है बड़े लेवल की, 1 लाख या 2 लाख स्पिंडल्स की जो मिल है, उसमें एक शिफ्ट में 8-8, 10-10 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक टेक्सटाइल मिल आपके 30,000 ख़ानदान को वो पाल रही है और इस तरह की हज़ारों टेक्सटाइल मिलें हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त जब वो मिलें सारी बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल मिल आपके एनर्जी क्राइसिस की वजह से तबाह हो गई। जब उनकी प्रोडक्शन ही नहीं रही, वो कुछ कमाएंगे नहीं, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। मेरी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि खुदारा इस पे इंडस्ट्रियलिस्ट पे रहम करें और इसके जो हर्डल्स हैं उनको दूर करें और टैक्स नेट को बढ़ाएं। आप टैक्स नेट को जब तक नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ उसी एक अपना छोटे से तालाब में ही रहेंगे तो आप कैसे बड़े समंदर में जाके अपने आप को जम कर सकते हैं। और इसी हवाले से आगे बढ़ते हुए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे मुल्क की इकॉनमी की जो बैकबोन है वो एक्सपोर्ट है।
इस वक्त मैं बड़े माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क की इस वक्त बदनसीबी ये है, इस हुकूमत की बदनसीबी ये है कि इसके किसी भी ना कॉमर्स मिनिस्ट्री में, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में और ना ही किसी और मिनिस्ट्री में किसी के पास ये विजन हो कि हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं। देखिए, एक्सपोर्ट एक ऐसा आपका बैकबोन की हैसियत रखता है कि आप जितने चाहें फॉरेन एक्सचेंज अपने बढ़ा सकते हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, फ्यूल की प्रॉब्लम, अब हाईली टेक्निकल लोग जो हैं वो आपके ड्रेन आउट हो गए हुए हैं। आपके पास यहाँ पर हम वापस स्टोन एज की तरफ धकेला जा रहा है हमें, और मैं ये समझता हूँ कि ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जब तक हम बहैसियत मुसलमान अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमारे सर्वाइवल मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम को ज़कात का एक ऐसा निज़ाम दिया कि हम अपने ही मुसलमान बहन या भाई को हम डेवलप कर सकते हैं। हम उन चीज़ों से निकल गए और हम इंटरेस्ट की तरफ आ गए। जब सूद में आप चले जाएंगे तो सूद के मुतालिक मेरा ये कहना है कि ये अल्लाह ताला के साथ डायरेक्टली खुली जंग है, और जब तक हम वापस अपने इस्लामिक शुआर को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। और ये IMF के चक्रों में और वर्ल्ड बैंक के चक्रों में हम जब तक पड़े रहेंगे हम इसी तरह ज़लील ख्वार होते रहेंगे। और मैं फिर हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने मुल्क की एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्ट की ये हालत है कि अमेरिका ने, यूरोपियन ममालिक ने हमारे एक्सपोर्ट के ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि उन्हें ये कंफर्मेशंस मिली है कि पाकिस्तान से जो भी ऑर्डर होगा वो कभी वक्त पे डिलीवर नहीं हो सकेगा, और उसकी वजह एनर्जी क्राइसिस है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें साथ बन गया हुआ है। इस वक्त आप ये देखें कि हमारे मुल्क के एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर लेने के लिए, सैंपल्स चेक करवाने के लिए उसे खुद ट्रैवल करना पड़ता है, और वो पहले सैम्पलिंग करते हैं, उस पर उनका पैसा लगता है, खुद ट्रैवल करते हैं, उस पर उनका पैसा लगता है, और वो जब वक्त आता है शिपमेंट करने का तो वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनकी प्रोडक्शन डिले हो रही है। तो इस हवाले से अब आगे खुद हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ IMF के फंड्स पे ही चलना है या वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों पे चलना है या अपने पाँव पे खुद खड़ा होना। थैंक यू जी।